जब भी हम बेल एप्लीकेशंस को ड्राफ्ट करते हैं तो एक जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है कि उस बेल एप्लीकेशन में अगर हम बहुत सारे जजमेंट डालेंगे, जजमेंट्स को कोड करेंगे और जजमेंट को कोड करने के साथ साथ उस बेल एप्लीकेशन को अगर डिटेल में बनाएंगे तो शायद एक अलग इंप्रेशन होगा और इस इंप्रेशन से शायद हमें बेल को मिलने में आसानी हो। लेकिन आपको पता है ये वास्तविक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस बात को हाल ही में पहचाना है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, जहां ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में पर्टिकुलरली एक पैरा लिखा और बताया कि हम अपने ड्राफ्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल रहे हैं, क्योंकि हमें कभी भी इस तरह की बेल एप्लीकेशन में इस तरह के जजमेंट नहीं डालने चाहिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट में बताया कि कैसे आपको बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी चाहिए और आपको क्या क्या डालना चाहिए। तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग क्या बताया है, और जब आप बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट्स को बेल दिलाने में आपको मदद मिल सके। ये वीडियो है मेरे खास वकील भाइयों के लिए। वकील भाइयों, और एक खास और इंपॉर्टेंट बात कि हम ड्राफ्टिंग से संबंधित बहुत सारे कोर्सेज बनाते हैं, जिसकी मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूं। हमने बनाया है एक जागरूक लॉयर और जागरूक वकील किट। जागरूक लॉयर किट में इंग्लिश के अंदर आपको बहुत सारे ड्राफ्ट मिलते हैं जो आपको बहुत ही न्यूनतम एक वैल्यू में आपको मिल जाएंगे, और दूसरा है जागरूक वकील किट, जहां पे हिंदी के अंदर हमने बहुत सारे ड्राफ्ट बनाए, क्योंकि जब आप वकालत में आते हैं तो आपको बहुत सारे ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक मात्र न्यूनतम शुल्क में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप नीचे लिंक पर क्लिक करके उस कोर्सेज को खरीद सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज का ये खास वीडियो अपने वकील भाइयों के लिए, जहां पर हम बात करने वाले हैं बेल की बेसिक ड्राफ्टिंग के बारे में। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी से और आपको अवेयर कराता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से। और ये चैनल है मेरे खास वकील भाइयों के लिए जो जागरूक करता है नए वकीलों को कि कैसे वो ड्राफ्टिंग करें, कैसे आर्ग्यू करें और कैसे अपनी प्रैक्टिस को फ्लरिश करें। अब हम आज बात कर रहे हैं बेल एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग पे। सबसे पहले हम जानते हैं उस दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में, आकाश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2022। इस जजमेंट के अंदर जब बेल एप्लीकेशन जब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट सुन रहा था, तो जब उन्होंने बेल एप्लीकेशन को पूरा सुन लिया तो उन्होंने जाते जाते पैरा 25 में एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग की बात करी। ऑनरेबल जज ने लिखा कि अक्सर ऐसा देखने को आता है कि जब बेल एप्लीकेशन हमारे पास आती है तो उसमें बेल एप्लीकेशन में अननेसेसरी बहुत सारे जजमेंट लिखे जाते हैं। जजमेंट तो लिखे जाते हैं, साथ में उसकी कॉपीज भी एज एनेक्शन लगाई जाती है। इस प्रैक्टिस को हम डेप्रिकेट करते हैं और हम वापस हमारे वकील भाइयों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है वो गलत है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेल की ड्राफ्टिंग का ये होता है कि आपको कभी भी जजमेंट उसमें साइट नहीं करने हैं। इस तरह बेल एप्लीकेशन को बल्कि करने से कोई बेनिफिट नहीं है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस जजमेंट में इस पैरा को कोट किया तो साथ साथ ये भी बताया कि आपको जजमेंट्स लिखने से बचना है और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग के बारे में आपको जानना है। जो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको लिखना है फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स को लिखने के बाद आपको उसमें जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं जो उसमें एप्लीकेबल है वो लिखना है, और फिर आपको लिखना है उन ग्राउंड्स को जिस पर आप अपनी बेल को आर्ग्यू करने वाले हैं या जो ग्राउंड आपको लगते हैं आपके क्लाइंट के लिए फेवरेबल है। तो फैक्ट्स, सेक्शंस और ग्राउंड्स, ये बातें अगर आप रखेंगे तो वो आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेल के ड्राफ्टिंग का पूरा होगा और अननेसेसरी कोई भी जजमेंट साइट ना करें। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आप जिन जजमेंट पर रिलाई करना चाहते हैं तो उन जजमेंट का क्या करें। तो उसके लिए भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि जिस जजमेंट आप रिलाई कर रहे हैं उसका आप प्रिंट आउट लाएं और कोर्ट मास्टर को ड्यूरिंग आर्गूमेंट दें, ताकि आप ऑनरेबल जज तक को पहुंचा सकें और आप उस जजमेंट पर रिलाई कर सकें। तो इन सिंपल वर्ड्स, कभी भी अपनी बेल एप्लीकेशन में कोई भी जजमेंट को साइट ना करें, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेल ड्राफ्टिंग के अगेंस्ट है। और अगर आप किस जजमेंट पर रिलाई कर भी रहे हैं तो आप उसका प्रिंट आउट लेके ऑनरेबल कोर्ट को देने के लिए कोर्ट मास्टर के थ्रू आप उसको दे सकते हैं। तो ये तो हुई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की उस जजमेंट के बारे में जहां उन्होंने बेल की ड्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कैसे करें। दोस्तों, वैसे बेल एप्लीकेशन सबसे सिंपलेस्ट वे ऑफ ड्राफ्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। लेकिन हम फिर भी हमारे वकील भाइयों के लिए आज हम 5-6 स्टेप में जानते हैं कि बेल को एप्लीकेशन को कैसे ड्राफ्ट किया जाए। सबसे पहले जब आप बेल ड्राफ्ट करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है कि आप किस कोर्ट में लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना पड़ता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट है या लंदन सेशन कोर्ट है। तो इस तरीके से आपको पहले कोर्ट का नाम लिखना होता है। कोर्ट का नाम लिखने के बाद सबसे पहले आपको देनी पड़ती है अपने पिटिशनर की डिटेल, यानी अपने क्लाइंट की डिटेल्स। और जब आप डिटेल्स देते हैं तो आपको 4 चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। पहला, उसका पूरा नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसकी उम्र और उसका पता। ये 4 चीजें इसलिए क्योंकि जब अगर आपको बेल मिलती है तो जब आप बेल मिलने के बाद जब आप उसके मुचल के बढ़ते हैं और जब वो जेल के लिए तैयारी जारी होती है तो अगर नाम में
अगर थोड़ा भी मिसमैच हो गया तो जेल की अथॉरिटी कभी उस पर्सन को रिलीज नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है नमन मोहनोत, और अगर आपने नमन मोहनोत की जगह नमन जैन लिख दिया और आपकी बेल एप्लीकेशन आपने पेश कर दी और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, नमन जैन के नाम से एक बेल ऑर्डर निकल भी गया, तो मुझे कभी जेल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा नाम नमन मोहनोत है मेरे सारे आइडेंटिटी प्रूफ में, तो जैन कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके से आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्लाइंट की डिटेल्स भरने हैं तो एज इट इज उसके आइडेंटिटी प्रूफ से होने चाहिए, ताकि जब उसके लिए बेल ऑर्डर आए तो उसको इंप्लीमेंट करने में आपको काफी आसानी हो। पार्टी की डिटेल्स लिखने के बाद आपको लिखना है कि वो पर्सन किस जेल में है। अगर ये नॉर्मल 439 बेल है, तो अगर एंटीसिपेटरी बेल है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस समय आदमी जेल में नहीं होता। तो अगर वो 439 सीआरपीसी की बेल है यानी वो जेल में है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये किस सेंट्रल जेल में या किस सब जेल में या किस डिस्ट्रिक्ट जेल में है, सो दैट इट वुड बी इजी टू इंप्लीमेंट दैट बेल ऑर्डर। ये लिखने के बाद अब आपको लिखना पड़ता है उस पूरा टाइटल ऑफ बेल एप्लीकेशन। टाइटल मतलब फॉर एग्जांपल ये 438 की बेल है यानी एंटीसिपेटरी बेल है, या 439 सीआरपीसी की बेल है यानी ये जो जेल के अंदर है उसकी बेल है। तो ये लिखने के बाद आपको लिखना पड़ता है कि आप किस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए आ रहे हैं। अगर देखिए सेशन कोर्ट में बेल है, यानी सेशन कोर्ट से पहले अगर मैं बात करूं मजिस्ट्रेट के पास बेल है, तो वहां तो सीधा आपको लिखना पड़ता है 437 सीआरपीसी की बेल है जो इस एफआईआर के अंदर हुई है। लेकिन जब आप उस ऑर्डर से चैलेंज करते हुए सेशन कोर्ट में आते हैं या सेशन कोर्ट से चैलेंज करते हुए उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में लेके आते हैं, तो आपको लिखना पड़ता है कि आप किस नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। उस केस की डिटेल्स आपको लिखनी पड़ती है, ऑर्डर की डेट लिखनी पड़ती है। मैं एक फॉर एग्जांपल राजस्थान हाईकोर्ट में एक बेल लगा रहा हूं, जहां पे मैं एक जोधपुर के कोई सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा कि सिंगल बेंच क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन बेल अंडर 439 सीआरपीसी अगेंस्ट दी ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, जो ऑर्डर डेट होती है, पास्ड बाय लर्नेड सेशन जज फॉर एग्जांपल एडीजे 4 एडीजे 5 या डीजे कोड जो भी है उसका नाम, इन एफआईआर नंबर। फिर उसके बाद मुझे मेंशन करना होता है कि किस एफआईआर के अंदर बेल ले रहा हूं, सो दैट इट इज इजी फॉर ऑनरेबल हाई कोर्ट टू ट्रैक दोज बेल एप्लीकेशन। तो जब मैं एफआईआर का नंबर लिखूंगा तो उसके साथ में लिखता हूं उसका पुलिस स्टेशन, कि फॉर एग्जांपल एफआईआर नंबर 1/22 2/22 जो भी है, पुलिस स्टेशन सो एंड सो कॉमा सिटी, जिस शहर की वो बेल एप्लीकेशन है यानी जिस थाने की वो बेल एप्लीकेशन है उस शहर का नाम आता है। ये लिखने के बाद आपको लिखना पड़ता है कि रिलेवेंट सेक्शंस, जो उस बेल एप्लीकेशन में आप जिस पे आप फाइल कर रहे हो उसमें आपको वहाँ सेक्शन लिखने पड़ते हैं। और ये जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं डिपेंड करते हैं कि आपकी एफआईआर किस में दर्ज हुई है। और जब आप हाई कोर्ट में या जो उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाते हैं तो आपको जो नीचे वाला कोर्ट का जो बेल ऑर्डर होता है उसके सेक्शंस लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेल लगा रहा हूँ 302 आईपीसी में, तो मुझे लिखना पड़ेगा 439 सीआरपीसी अगेंस्ट दी ऑर्डर डेटेड सो एंड सो कोर्ट, पास बाय सो एंड सो कोर्ट, एफआईआर नंबर इतना, पुलिस स्टेशन इतना, शहर जोधपुर, एंड एफआईआर इज अंडर सेक्शन 302 आईपीसी। तो इस तरीके से आपका पूरा एक बेल का टाइटल क्लियर होता है और टाइटल पूरा होता है। तो ये आपको लिखना है। जब आप टाइटल लिख लेते हैं उसके बाद आप बढ़ते हैं फैक्ट्स की तरफ। तो फैक्ट्स में आप सबसे पहले लिखते हैं कि मेरे क्लाइंट पे यानी जो पिटिशनर है जो कोर्ट के बिफोर है उस पे ये एक एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर के एलिगेशन ये हैं। तो आपको उस एफआईआर का क्रक्स लिखना पड़ता है कि ये एलिगेशन मेरे क्लाइंट पर है और इसलिए उस पर्सन को अरेस्ट कर दिया गया है और वो इस तारीख से जेल के अंदर है, इस तारीख से वो अरेस्ट हुआ है और अरेस्ट होने के बाद हमने यहाँ पे सेशन कोर्ट में बेल लगाई थी, वो बेल वहाँ से खारिज हो गई, इस ऑर्डर से खारिज हुई और उस ऑर्डर को लेकर व्यतीत होकर अब इस ऑनरेबल हाईकोर्ट में वो बेल लेकर आ रहे हैं। तो ये हो जाता है फैक्ट्स एंड ब्रीफ, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट के पूरे एफआईआर के फैक्ट्स लिखते हैं। फिर आती है बात ग्राउंड्स की। जब आप ग्राउंड्स की बात करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है कि ऐसे किन ग्राउंड्स पे आप रिलाई कर रहे हैं जो ये शो करता है कि आपका क्लाइंट उसमें इनोसेंट है और उसकी गलती नहीं है। देखिए जनरली बेल्स में मोस्टली ग्राउंड सेम रहते हैं, कुछ 2-3 स्पेसिफिक ग्राउंड होते हैं जो आपके क्लाइंट के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, वो आपको लिखने चाहिए। बाकी एक तो फिक्स ग्राउंड हम हमेशा सुनते आए हैं कि जो मेरा क्लाइंट है वो कहीं भागेगा नहीं, या जो एविडेंस है उसको टेम्पर नहीं करेगा, या जो गवाह हैं उनको धमकाएगा नहीं। वो जो है जब भी ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट बुलाएगी तो वो जब वहाँ उसको हाजिर के लिए बुलाया जाएगा वो हाजिर होगा, क्योंकि बेसिकली बेल का कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि बेल आपको इसलिए दी जाती है कि आपकी प्रेजेंस सिक्योर हो सके ट्रायल कोर्ट में। तो जब कोर्ट बुलाएगी आप आ जाएंगे, अगर ये बात श्योर हो जाती है तो ऑनरेबल कोर्ट आपको बेल जनरली ग्रांट कर देती है। तो ये सारी बातें आपको ग्राउंड्स पे लिखनी होती है। आपको ये भी लिखना होता है कि चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं हुई है। चार्जशीट फाइल हो गई और नीचे ट्रायल चल रही है तो जो रिलेवेंट मेटेरियल विटनेसेस हैं क्या उनके गवाह यानी उनके बयान हुए हैं या नहीं हुए। तो ये सारी बातें आपको अपने बेल एप्लीकेशन के ग्राउंड में लिखनी होती है। ये लिखने के बाद आप आते हैं प्रेयर क्लॉज में और रिक्वेस्ट करते हैं कि हेंस आई एम रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल कोर्ट कि पिटीशन शुड बी एनलार्ज्ड ऑन बेल, यानी उसको इस तरीके से बेल पे रिहा कर देना चाहिए। तो ये होता है एक बेल एप्लीकेशन का फॉर्मेट। फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो नीचे जैसे कि मैंने मेरे कोर्सेज की लिंक दे रहा हूँ, आप चाहकर एक साथ सारे फॉर्मेट्स हिंदी और इंग्लिश में ले सकते हैं ताकि आपको अपनी प्रैक्टिस करने में आसानी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वकील भाइयों को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो मैं नीचे कमेंट में जाकर मुझ तक आप पहुंच सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं जहां पे हम ड्राफ्टिंग के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वकील भाइयों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।